हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडियन लॉ स्टडी में। और मैं आपका दोस्त मोहम्मद शादाब। हमने पिछली वीडियो में बात की थी सीआरपीसी की धारा 3 के बारे में, और सीआरपीसी की धारा 3 में जो प्रावधान दिए गए हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, और सीआरपीसी की धारा 3 को हमने समझा था। आज हम बात करेंगे सीआरपीसी की धारा 4 के बारे में। तो देखिए, सीआरपीसी की धारा 4 में कहा गया है भारतीय दंड संहिता और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचारण। यानी भारतीय दंड संहिता जो है आईपीसी इंडियन पिनल कोड 1860, यानी किसी व्यक्ति को जो दंडित किया जाएगा जिसने अपराध किया हो, बाकी किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उसको जो दंडित किया जाएगा वो सीआरपीसी के अकॉर्डिंग किया जाएगा। सीआरपीसी और आईपीसी का एक अपना संबंध है। सीआरपीसी के बिना किसी भी अपराधी को, यानी जिसने अपराध किया हो, जिसका प्रावधान आईपीसी में हो, उसको दंडित नहीं किया जा सकता। यानी जो पूरी की पूरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी वो सीआरपीसी के अकॉर्डिंग ही अपनाई जाएगी, और सीआरपीसी के अकॉर्डिंग ही किसी व्यक्ति को सजा देने का जो कार्य होगा वो उसी के अकॉर्डिंग पूरा किया जाएगा। हालांकि आईपीसी में जो बात की गई है वो बात की गई है कि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दंड कितना दिया जाएगा और किस कार्य को अपराध कहा जाएगा। ये मैंने आप लोगों को अपनी फर्स्ट वीडियो में भी बताया था, लेकिन आज हम इसको डिटेल से समझेंगे। सीआरपीसी की धारा 4 को अगर हम और आसान भाषा में समझे तो हम आईपीसी की धारा 478 को समझते हैं। आईपीसी की धारा 478 में चोरी के बारे में प्रावधान किए गए हैं कि किसी व्यक्ति ने अगर चोरी की है तो उसको कितना दंड दिया जाएगा, लेकिन उसको दंड किस तरीके से दिया जाएगा ये बात की गई है सीआरपीसी में। यदि किसी व्यक्ति ने जैसे चोरी की है तो पहले उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, इसकी सूचना पुलिस को दी जाएगी, और उसके बाद पुलिस उसको किस तरीके से गिरफ्तार करेगी, किस तरीके से चार्जशीट तैयार करेगी और किस तरीके से मामला न्यायालय के समक्ष पेश करेगी। तो ये बात की गई है सीआरपीसी में, यानी किस किस तरीके से एफआईआर दर्ज होगी, किस किस तरीके से जो है पुलिस चार्जशीट तैयार करेगी और किस किस तरीके से मामला न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। ये बात सीआरपीसी में इसके प्रावधान है। सीआरपीसी में केवल आईपीसी की धारा 478 के बारे में प्रावधान नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी आईपीसी में यदि इसके अकॉर्डिंग कोई अपराध करता है जो आईपीसी में परिभाषित किया गया है, तो उसमें अगर किसी व्यक्ति को सजा दी जाएगी तो उस व्यक्ति को जो सजा दी जाएगी वो सीआरपीसी के अकॉर्डिंग ही दी जाएगी। यानी पूरा प्रोसेसिंग जो की जाएगी वो सीआरपीसी के अकॉर्डिंग की जाएगी। ये मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को समझा दिया था कि सीआरपीसी क्या है, तो इसको आसान भाषा में आप समझ गए होंगे कि सीआरपीसी की धारा 4 में क्या प्रावधान है। और हम एक मामला और लेते हैं। अब इसमें बात की गई है अन्य विधियों के अधीन। देखिए, आईपीसी के अलावा जो अपराधों के मामले में अगर कोई भी कानून बनाया गया है और उसमें जो है वो आईपीसी से अलग है, तो अगर उस कानून के अंदर प्रोसेसिंग का जिक्र नहीं है कि किस तरीके से प्रक्रिया की क्या अपनाई जाएगी दंडित करने के लिए, तो भी सीआरपीसी उसमें लागू होगी। अगर जो किसी कानून की अपनी प्रक्रिया है, अपने में अपनी प्रोसेसिंग बनाई गई है, यानी कि उसके लिए अलग प्रक्रिया, उसकी खुद की अगर प्रक्रिया बनाई गई है, तो उसमें सीआरपीसी की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन अगर उसमें प्रक्रिया के बारे में बात नहीं की गई है, जैसे कि हम बात करते हैं दहेज अधिनियम 1961 के बारे में, तो दहेज अधिनियम 1961 में जो है आईपीसी की धारा 498 लगती है। अगर कोई व्यक्ति दहेज के अपराध करता है तो उस पर आईपीसी की धारा 498 लागू की जाती है, उस पर उसका चार्ज लगाया जाता है। तो अब जो है इसमें दहेज अधिनियम अलग कानून है एक अपना, ये अलग से एक अधिनियम है, अलग से एक्ट बनाया गया 1961 में, ये एक्ट बनाया गया और इसके लिए अलग प्रावधान है। हालांकि इसमें सीआरपीसी ही लागू होगी क्योंकि ये आईपीसी से जुड़ा हुआ है। ये जो दहेज अधिनियम 1961 है ये आईपीसी से ही जुड़ा हुआ है। तो आईपीसी की धारा इसमें क्योंकि लागू हो रही है 498 ए, तो इस वजह से इसमें सीआरपीसी के अकॉर्डिंग ही किसी अपराधी को जो 98 ए का अपराध करता है, यानी कोई व्यक्ति अगर आईपीसी की धारा 498 ए का अपराध करता है तो उस मामले में सीआरपीसी के अकॉर्डिंग ही उस व्यक्ति को सजा दी जाएगी। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। एक बार और इसको आसान भाषा में समझ लेते हैं। देखिए, आईपीसी के अकॉर्डिंग अगर किसी व्यक्ति को सजा दी जाती है, आईपीसी की धारा किसी पर लागू होती है, तो उसमें सीआरपीसी ही काम करेगी, यानी कि जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी वो सीआरपीसी के अकॉर्डिंग ही उसको सजा दी जाएगी। और अगर कोई आईपीसी से अलग कोई ऐसा कानून बनाया गया है, देखिए अगर आईपीसी से अलग किसी व्यक्ति को सजा देने के लिए किसी मामले में अलग से कोई एक्ट बनाया गया है, कोई अधिनियम अलग से बनाया हुआ है, कोई कानून अलग से अगर बना हुआ है और उसमें अगर प्रक्रिया के बारे में बात नहीं की गई कि किसी व्यक्ति को किस तरीके से सजा दी जाएगी, तो उस पर सीआरपीसी ही लागू होगी। और अगर जो है उस कानून में बात की गई है प्रक्रिया के बारे में, उसकी खुद की प्रक्रिया है कि किस तरीके से सजा दी जाएगी, खुद ही उसमें प्रोसेस के बारे में बात की गई है, तो वहां पर सीआरपीसी लागू नहीं होगी। लेकिन अधिकतर मामलों में आप देखें तो सीआरपीसी लागू होती है।
जैसे हम समझते हैं घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005, ये कानून जो है अलग से बना हुआ है, इसका अलग से एक्ट है, लेकिन जो है इसमें जो धारा लगती है वो सीआरपीसी की 125, जिसमें भरण पोषण के बारे में बात की गई है। तो सीआरपीसी की 125 धारा के अधीन जो है मामला चलता है, तो इसमें जो है सीआरपीसी इसी में भी लागू होगी। लेकिन अगर इनके अलावा और कोई कानून ऐसा है जो आईपीसी से अलग है, आईपीसी में उसके प्रावधान नहीं है और अलग से वो कानून बनाया गया है, और अगर उसमें प्रोसेसिंग की बात की गई है कि किस तरीके से किसी अपराधी को सजा दी जाएगी, तो उसमें सीआरपीसी लागू नहीं होगी। अन्य अगर किसी मामले में जो है सजा के तो प्रावधान है आईपीसी से अलग किसी कानून में, और सजा के उसमें प्रावधान है, लेकिन उसमें प्रक्रिया के बारे में बात नहीं की गई है, तो उसमें जो है प्रक्रिया के लिए सीआरपीसी ही लागू होगी। उम्मीद है आप लोगों को सीआरपीसी की धारा 4 के बारे में समझ में आ चुका होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो को लेकर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।